हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 3 को लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और मेरे चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। प्लस किरण पब्लिकेशन का और भी कई तरीके के पब्लिकेशंस के मैंने तरह तरह के सेट करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप आएँ, जुड़ें और भी लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा एक नहीं था? जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें से जो कौन सा इसमें से कथन होगा जो नहीं था? तो ऑप्शन जब देखेंगे फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। यह जो कथन है इसमें चार्टर एक्ट 1833 का प्रावधान में नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जान लेते हैं चार्टर एक्ट के बारे में कुछ हम। तो जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसमें क्या किया गया था कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए उसकी काउंसिल के एक अतिरिक्त विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और इस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को भी समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चार्टर एक्ट के लिए, तो आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछते हैं उसको। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत में उपनिवेशी शासक के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य था ऑप्शन ए, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। जो इल्बर्ट बिल था उसमें जो फौजदारी दंड व्यवस्था में प्रचलित भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो है प्रयत्न किया गया था। और इस विधेयक ने जो है भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे को सुनने का भी अधिकार दिया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक भाषा को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं? तो विश्व में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वह है बंगाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में जो है चीनी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है और जो है उसके बाद ये चीन नहीं है, चीनी भाषा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा हमारा जो है बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न नगरों में से किसकी मध्य भाग समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। ऊंचाई के अनुसार दिए गए विकल्पों में से जो है बेंगलुरु का जो है मध्य भाग समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर है, कुल 949 मीटर ऊंची पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो जो सबसे बड़ा पोत प्रांगण है वह हो जाएगा ऑप्शन बी कोची में। भारत में सबसे बड़ा जो है पोत प्रांगण कोची या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नंदा देवी चोटी है वह कुमायूं हिमालय का भाग है। अगर पूछ ले कि यह किन दो नदियों के बीच है तो याद रखिएगा, सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य स्थित है कुमायूं हिमालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, थर्मल पावर स्टेशन और इसके स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत हो जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा हरदुआगंज, पश्चिम बंगाल। यह जो है गलत है क्योंकि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो है वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार का जो लोटा विद्रोह है वह 1856 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो लोटा विद्रोह है मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। और क्यों हुआ था तो यह भी जान लीजिए, उस समय जेल के प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने जो है पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दे दिए थे। तो कैदियों ने इसके विरुद्ध इसका जो है विरोध किया और जिसे हम लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो यह जो अनुच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 258(1). ऑप्शन जो है बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 258(1) के तहत है, संसद की किसी राज्य सरकार की संपत्ति से संघ कार्यपालिका शक्ति से संबंधित किसी विषय को उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों को सशर्त
सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो यह जो अधिकार दिया गया है यह संसद को प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक के क्षेत्राधिकार में है। तो जो अंडमान निकोबार का जो उच्च न्यायालय है वह किसके अंतर्गत आता है, तो इसे कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा कि कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह 1862 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भारत में फेमा के संदर्भ में निम्न में कौन सा एक कथन सही है। तो जो कथन सही हो जाएगा फेमा के बारे में और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध मानना समाप्त हो गया है। फेमा का अगर फुल फॉर्म पूछ ले फ्रेंड्स तो याद रखिएगा फेमा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यह है फेमा है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है और यह जो है 1999 में लाया गया था और इसके अंतर्गत जो है विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध नहीं माना गया है, जबकि उल्लंघन करने पर फौजदारी के बजाय दीवानी मामला चलाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न देश में से किस एक की मुद्रा रुपया है। तो रुपया किस देश की करेंसी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेशेल्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर भूटान की बात करें तो याद रखिएगा ये मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखा और सिलेबस में भी ये मेंशन है आपके। तो भूटान जो है उसका जो करेंसी हो जाएगा वह हो जाएगा न्यूगल ट्रम। मालदीव का जो हो जाएगा वह हो जाएगा मालदीवियन रुपया और मलेशिया का जो हो जाएगा रिंगिट। तो आप चारों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा G15 है। तो G15 क्या है। तो जो G15 होता है यह विकासशील देशों का समूह होता है। जो विकासशील देश है वे इसकी समूह में आते हैं और इसकी स्थापना जो है वह 1982 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व के विकासशील देशों का जो है यह संगठन है G15। नेक्स्ट है हमारा, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य जो है यह चालक रहित विमान है, मतलब इसमें जो होता है चालक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लक्ष्य एक चालक रहित विमान है और इस विमान को जो है भारतीय वायुसेना ने 2000 में शामिल किया गया और यह विमान जो है DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा जो है विकसित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के लिए जो है इनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के रूप में की गई थी और कांग्रेस समाजवादी जो दल की स्थापना इन्होंने की थी वह की थी 1934 को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो जो बिहार का अप्रभावित भाग था वह था ऑप्शन सी, केवल जो है मुजफ्फरपुर, यह केवल जो था अप्रभावित भाग था। वहीं दानापुर, आरा, मुंगेर, पटना ये जो सभी स्थान है ये 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो अंग्रेजों के जो संरक्षण में राज्याभिषेक हुआ था मुगल शासक का वह थे शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो की गई थी वह उदयन के द्वारा की गई थी और यह जो थे अजातशत्रु के पुत्र थे और इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र लेके आए थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सब आपको याद रखना है ताकि अगर एग्जाम में पूछे तो आप आसानी से इसका आंसर कर दें। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया गया था यह शेरशाह के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह के शासनकाल में पटना को जो है पुनः 1541 में बिहार की राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी। तो 17वीं शताब्दी में बिहार में जो खान अवस्थित थी सोने की वह थी झारखंड में। झारखंड अलग होने के बाद अब जो है बिहार में अगर पूछे कि सबसे अत्यधिक सोना कहाँ प्राप्त होता है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जमुई में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, सदाकत आश्रम का निर्माण किस योजना के दौरान किया गया था। तो सदाकत आश्रम का जो निर्माण है यह किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस आश्रम की जो स्थापना है वह मजहरुल हक ने जो है 1920 में की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था।
तो जो बिहार से पृथक हुआ था 1936 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से पृथक होकर जो है उड़ीसा राज्य बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। तिब्बती इतिहासकार लामा तारन था कौन सी शताब्दी में बिहार आए थे? तो यह जो आए थे 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बीपीओ सेवाओं में पेरोल, मानव संसाधन, लेखांकन और ग्राहक कॉल सेंटर से संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं। बीपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो बीपीओ का सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी से हो जाएगा बिजनेस, ओ से पी से हो जाएगा प्रोसेस और ओ से हो जाएगा आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है वह जो है बीपीओ का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से उस भाषा का नाम बताइए जो अगस्त 2017 में सूचीबद्ध नहीं था। तो जो नहीं था वह था तुलु भाषा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 1905 में बीडी सावरकर ने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, किस नाम से थी? तो जो 1905 में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी बीडी सावरकर के द्वारा, वह था अभिनव भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो थी एक क्रांतिकारी संगठन थी और जिससे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लेखक जो हैं वीडी सावरकर एक प्रखर वक्ता, वीर पुरुष तथा महान स्वतंत्रता जो सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय सर्जन कौन थे जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है? प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय सर्जन कौन थे जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। ऑप्शन ए, जो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय सर्जन सुश्रुत थे जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सिविल सेवाओं को पास करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है यह भारत में प्रथम बार जो है प्रशासनिक अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त करते हैं और इसने यह जो नियुक्ति मिली थी उसे प्रथम प्रशासनिक अधिकारी बनने का, वह 1964 को मिली थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में पद्म भूषण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो यह जो थे वह थे खुशवंत सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाने माने पत्रकार खुशवंत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में हुए सैनिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में पद्म विभूषण सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। अगला सवाल है हमारा, अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए किसी व्यक्ति को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? तो अहिंसा के माध्यम से जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है उसे गांधी शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, एमएनसी एक ऐसा व्यापार है जो एक से अधिक देशों में व्यावसायिक गतिविधियां परिचालित और आयोजित करता है। एमएनसी निरूपित करता है, यह इसका फुल फॉर्म है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार राज्य के गठन के पश्चात अब तक कितनी बार विभाजन हुआ है? तो बिहार राज्य के बाद जो बिहार का जो खंडन हुआ है वह कुल जो है 2 बार हुआ है। और 2 बार कब कब हुआ है? तो जो याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को जो है इससे उड़ीसा अलग हुआ और अलग राज्य बना। और जो है अगली नेक्स्ट बन गया 15 नवंबर को 2000 को जो है झारखंड इससे अलग होकर अलग राज्य बना। तो कुल 2 बार जो है बिहार का विभाजन हुआ, जिसमें 1936 को उड़ीसा तथा 15 नवंबर 2000 को जो है वह झारखंड बना। तो 2 बार विभाजित हुआ बिहार। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा खूबसूरत लिखा गया? तो भारत का मूल संविधान जो खूबसूरत लिखा गया, यह लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध पुस्तक शतरंज के खिलाड़ी के नाम से एक फिल्म बनाई गई थी, इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो शतरंज के खिलाड़ी के जो निर्देशन थे, जिसके द्वारा निर्देशन किया गया वह व्यक्ति थे सत्यजीत रे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सी खनिजों की कमी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्वा कॉपर की कमी है। नेक्स्ट है हमारा, 1770 ईस्वी के बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाई। इसके अध्यक्ष कौन थे 1770 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जेम्स अलेक्जेंडर। जो जेम्स अलेक्जेंडर है 1770 ईस्वी में जो है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? तो इसका जो गठन है 1906 को किया गया था बिहार प्रांत का गठन। और
बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की स्थापना भी जो है वह 12 से 13 अप्रैल 1906 को पटना में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, समुदाय विकास कार्यक्रम CDP की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वह होगी थी 1952 को। CDP की जो शुरुआत है वह 1952 को की गई थी और देश के प्रथम मंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो है जनतांत्रिक व्यवस्था में अटूट विश्वास था और 1952 में उन्हीं की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो है श्री गणेश किया गया था। अगला सवाल है हमारा, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो किस योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का विकास हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया? तो भारत में जो सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी वह राजस्थान के नागौर में की गई थी और यह 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? तो अवमूल्यन का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वह होता है निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो इसका जो मुख्य कारण है वह हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, जो है संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल है हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो जो यह अंतराल है वह 6 माह तक का हो सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सवाल है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं वह हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेट है? तो जो है ऑपरेशन जो फ्लड है वह जो है श्वेत क्रांति को गति प्रदान करने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड का जो है आरंभ किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी अशोक मेहता के द्वारा 1977 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? तो यह जो प्रावधान है यह है राज्य की नीति निर्देशक संबंधी सिद्धांत में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण आवश्यकताओं की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था पर है? तो भारत में जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण आवश्यकताओं की जिम्मेदारी है या वित्तीय संस्था पर है तो वह है नाबार्ड पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हो गई थी नाबार्ड की वह हुई थी 12 जुलाई 1882 ईस्वी को। सवाल है, समुद्री जल की औसत लवणता है? तो समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है वह 3.5% होती है और 1 लीटर समुद्री जल में जो है 35 ग्राम लवणता पाई जाती है और जो होता है 3.5% के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो जब कोई गैस तरल में बदलती है तो उसे हम संघनन कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रिकेट्स रोग कैल्शियम की कमी के कारण होती है, हड्डियों में कैल्शियम सोखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इस विटामिन डी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किस अवस्था को असामान्य निम्न रक्त ग्लूकोज स्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो यह जो किया जाता है ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया को किया जाता है चिन्हित। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन से रोग का उपचार क्विनोइन दवा के प्रयोग से किया जाता है? तो क्विनोइन जो दवा का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है मलेरिया में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी व्यक्ति की बड़ी आंत के अंदर देख सकता है? तो पेट के अंदर जो देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तो इस कोलोनोस्कोपी की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोलोनोस्कोपी है जो करते समय बड़ी आंत में एक लचकदार जो है नली प्रवेश कराई जाती है और कोलोन की लाइनिंग की जांच की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि जो महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है तो वह हो जाएगा शुक्रवाहिका, ये ऑप्शन डी जो है वह गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही नहीं है? तो पाचक ग्रंथि के बारे में जो सही नहीं होगा ऑप्शन को पढ़ने पर आप पाएंगे कि जो ऑप्शन सी है पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है, यह जो है गठन जो है वह सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती हैं? तो जो सही ढंग से मेल खाती हैं वह हो जाएगी ऑप्शन बी पित्ताशय,
पित्त संग्रहण, लीवर, पित्त की उत्पत्ति, पाचक ग्रंथि, इंसुलिन उन्मुक्ति, पित्त वाहिका, पित्त परिवहन। ये जो है जो करेक्ट है, सही रूप से मेल खाती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, उस छवि के पीछे की परिघटना क्या है जिसे आप अपने बाथरूम के दर्पण में देखते हैं? तो यह जो हो जाएगा परावर्तक परावर्तन, परावर्तक परावर्तन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाश किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन या फैलाव के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्न में से किसे बडिंग या मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो जो ईस्ट होता है उसका जो प्रजनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। जब किसी अनावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाते हैं तो वस्तु जो है वह ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, ग्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो यह जो होता है दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से आइलेंस के कम होते वे लचीलेपन के कारण होता है। अगला सवाल है हमारा, वर्मीफॉर्म इंडेक्स एक जो है क्या है? तो वर्मीफॉर्म इंडेक्स जो है अपेंडिक्स जो है वह एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक डायफार्म के बारे में सही है? तो जो डायफार्म के बारे में सही कथन है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, डायफार्म सामान्य समापन में धनुषाकार होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो छाती को जो है पेट से अलग करती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है? तो यह जो कारण है आरएनए वायरस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत रोग जो होता है हेपेटाइटिस बी का कारक जो है वह आरएनए वायरस है और इस रोग से जो है लीवर में गंभीर संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता या एफिनिटी होती है? तो यह जो होती है वह होती है क्लोरीन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक और तीसरी सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता भी होती है। यही कारण है कि क्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। जब आयन करंट तंत्रिका कोशिका के साथ साथ चलता है तो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। शरीर के अंदर यह चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न भागों की छवियां प्राप्त करने का आधार बनता है। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो यह जो प्रोसेस है, यह टेक्निक है, इसे हम MRI कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, MS वर्ड में व्यू में उपलब्ध है? तो MS वर्ड जो है व्यू में उपलब्ध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य व्यू तथा पे लेआउट व्यू, ये भी दोनों में। नेक्स्ट है हमारा, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। रात को जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। नेक्स्ट है हमारा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो नाम है वह है ऑप्शन ए जो क्यूरी है वह हो जाएगा तापक्रम का। जो किसकी इकाई का नाम है? तो यह तापक्रम का। क्यूरी का इकाई जो है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता है और रेडियो सक्रियता से अल्फा बीटा और गामा जो किरणें हैं वह उत्सर्जित होती हैं। तो किसकी इकाई का नाम है? तो तापक्रम का। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकिण्वन या एंजाइम बदलता है? तो ग्लूकोज जो इथाइल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम होता है वह होता है माल्टेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। और छोटी आंत में जो होता है माल्टो एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, हैजा के रोगाणुओं को खोज किसने की थी? तो हैजा के रोगाणुओं की जो खोज की गई थी यह की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल और आखिरी सवाल है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसे हम कार्बन डेटिंग की सहायता से निर्धारित करते हैं जीवाश्मों की आयु को। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं और कार्बन डेटिंग को जो है रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है और इसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 के मध्य अनुपात निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। जल्दी ही इसके पार्ट 4 को लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।